ही खेत को खाने लगे तो खेत की हिफाजत कौन करेगा? मतलब जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो काम कैसे चलेगा? और ये कहावत राजनीति में भी बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने नेताओं को चुनती है और उन्हें उम्मीद होती है कि ये नेता कानून बनाएंगे और कानूनों का सम्मान भी करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण की ऐसी तस्वीर सामने रखी जो कई सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के मौजूदा सांसदों में बड़ी संख्या ऐसी है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गंभीर मामलों की संख्या भी काफी है और सिर्फ संसद ही नहीं, सांसदों और विधायकों के खिलाफ हजारों आपराधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। वहीं कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी चुनावी हलफनामों में दी है। अगर राजनीति और अपराध के बीच तस्वीर कितनी बड़ी है और वो तस्वीर क्या कहती है, वो आज हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे पूरा डेटा कि राजनीति में कितने नेताओं पर केस दर्ज है। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कनक सिंगर। संसद यानी वो जगह जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन इसी संसद के सदस्यों से जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने राजनीति के अपराधीकरण पर फिर सवाल खड़ी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी करीब 46% लोकसभा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी न किसी तरह की आपराधिक मामला दर्ज है। इनमें से 170 मामले गंभीर श्रेणी के हैं, यानी ऐसे अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान हो सकता है। यानी आंकड़ा सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कितने सांसदों पर केस है, बल्कि ये भी बता रहा है कि इन मामलों का एक बड़ा हिस्सा गंभीर अपराधों से भी जुड़ा हुआ है। अब बात राज्यसभा की। राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। यानी करीब 33% राज्यसभा सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज है और इनमें 40 मामले गंभीर श्रेणी के बताए गए हैं। और इसलिए लोकसभा हो या राज्यसभा, आंकड़ा ये जरूर सवाल खड़ा करता है कि देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली सभा में आपराधिक मामलों का सामना कर रहे जननेता की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। लेकिन तस्वीर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पेश एफिडेविट के मुताबिक पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों को मिलाकर उनके खिलाफ कुल 4192 आपराधिक मामले पेंडिंग है। 2025 में इनमें से 1243 मामलों का फैसला भी हुआ, लेकिन इसी दौरान मतलब 2025 के दौरान ही 1050 नए मामले भी दर्ज हुए। यानी मामले खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन नए मामलों के जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। अब बात करते हैं राज्यों की। सुप्रीम कोर्ट में पेश आंकड़ों के मुताबिक केरल के 20 सांसदों में से 19 सांसदों पर आपराधिक आरोप है। यानी लगभग 95% सांसद आरोपी हैं, जिनमें से 11 सांसद गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। और वहीं तेलंगाना में भी 17 में से 14 सांसदों पर मतलब लगभग 82% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और बात सिर्फ सांसदों तक नहीं रुकती। सुप्रीम कोर्ट में पेश एफिडेविट के मुताबिक 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी घोषित की है। इनमें गंभीर मामलों का भी जिक्र है। यानी राजनीति में अपराधीकरण की बहस सिर्फ संसद के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये तस्वीर राज्यों की राजनीति में भी दिखाई देती है, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। उन पर 89 केस दर्ज हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और कई रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार के आरोप के मामले भी दर्ज हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा में 21 में से 16 सांसद यानी लगभग 76% सांसदों पर मामले दर्ज हैं। झारखंड में 14 में से 10 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं, जो कि लगभग 71% है। और झारखंड में भी 5 सांसदों पर केस दर्ज है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 में से 26 मतलब लगभग 67% मामले दर्ज हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे अन्य बड़े राज्यों की, तो वहां भी करीब 50% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। और इन बड़े राज्यों के सीएम भी शामिल हैं, मतलब उन पर भी आपराधिक केस दर्ज हैं। वो भी हम आपको बताते हैं कि किस किस राज्य के मुख्यमंत्री पर कितने केस दर्ज हैं। और इसमें पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी पर 29 केस दर्ज हैं। इसके बाद कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर भी 19 केस दर्ज हैं। और वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर 4 केस दर्ज। वहीं हरियाणा में 10 सांसदों में से 1, छत्तीसगढ़ में 11 सांसदों में से 1 पर भी आपराधिक आरोप हैं। और दूसरी तरफ पंजाब के 13 में से 2 सांसद आरोपी हैं। वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी एक आपराधिक मामला दर्ज है। और वहीं असम में 14 में से 3, दिल्ली में 7 में से 3, राजस्थान में 25 में से 4, गुजरात में 25 में से 5 और मध्य प्रदेश में 29 में से 9 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
इनके अलावा हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह पर भी 4 आपराधिक मामले हैं। तो ये थे वो आंकड़े जो दिखाते और बताते हैं कि राजनीति कितने आपराधिक आरोपियों से घिरी हुई है, जिसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। और इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जिन नेताओं को सत्ता में इसलिए बिठाया जाता है ताकि वो देश और राज्य का विकास करें, अगर वही आपराधिक आरोपी होंगे तो देश का विकास कैसे होगा। और आरोप भी कोई छोटे नहीं है, आरोप भी गंभीर लगे हुए हैं। और एक बात और जो इस रिपोर्ट का आकलन करने से समझ आती है वो ये कि आपराधिक रिकॉर्ड बनाने में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने टॉप किया है। जी हाँ, रेवंत रेड्डी तो आपराधिक मामलों में ऑल इंडिया टॉपर निकले। हालांकि इन आंकड़ों को समझते वक्त एक बात जरूरी ये भी है और जो याद रखनी होगी कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना अपने आप में उसे दोषी करार नहीं देता। दोष साबित होने के लिए अदालत का फैसला आना जरूरी है। लेकिन इस पर भी सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े हजारों मामले अगर सालों तक अदालतों में लंबित रहेंगे तो इसका असर राजनीति और जनता के भरोसे पर क्या पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में पेश ये आंकड़े कम से कम इतना जरूर बताते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण की बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आंकड़े इसे और गंभीर बना रहे हैं। आपराधिक मामलों के आंकड़े सामने हैं। अब नजर इस बात पर होगी कि इन मामलों का निपटारा कितनी तेजी से होता है और राजनीति में अपराध और जनप्रतिनिधित्व के बीच की ये दूरी आखिर तय कैसे होती है। साथ ही हम आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने पेश की है। और ये रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कोर्ट में कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुप्रीम कोर्ट से निगरानी जरूरी है ताकि इनका जल्द निपटारा हो सके। और उन्होंने मांग की कि सांसद विधायकों के लिए बनाई गई विशेष अदालतें सिर्फ उन्हीं के मामलों की सुनवाई करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद ही विशेष अदालतों में दूसरे मामलों की सुनवाई शुरू की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।